हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री में मैंने हर्यक वंश से लिया हूँ। तो हर्यक वंश का क्लास मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। और आज हमने दो वंशों को एक साथ लिया है, जिसमें एक आता है शिशुनाग वंश। क्या आता है? शिशुनाग वंश। और दूसरा आता है नंद वंश। तो आज हम दो वंशों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यानी ट्रिक के साथ जब हम पढ़ते थे तो कहते हैं हसीन मशूक शाह, मतलब हसीन से या हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीन वंश हो गया। इसके बाद कहा गया मशूक। मशूक का मतलब मौर्य वंश, शुंग वंश और कौरव वंश, तीन गो वंश हुआ। इसके बाद सतवान वंश आया, सातवान वंश। तो ये 7 वंश है। 7 वंश में आज हम 2 वंश को क्लियर कर लेंगे। तो देखते हैं पहला क्या कहता है। तो पहला हर्यक वंश, और हर्यक वंश का क्लास पिछले वीडियो में दे चुके हैं। अब अगला वीडियो में है, तो आज इसका सेकेंड वीडियो है। तो इसमें है शिशुनाग वंश और नंद वंश पर आज हम चर्चा करेंगे, देखेंगे। चलिए, ये परीक्षा के दृष्टि से है और ज़्यादा पूछा जाता है इस सबसे, कारण मौर्य वंश, नंद वंश, इस सबसे तो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम, क्या है, शिशुनाग वंश पर देख लेते हैं। ये सब छोटा छोटा वंश है, तो इसमें ज़्यादा राजा नहीं हुए हैं। देखते हैं तो क्या कहता है शिशुनाग वंश। देखिए, शिशुनाग वंश 412 से लेके और 334 ईस्वी तक हुआ था। 412 ईस्वी से लेकर के 334 ईस्वी के बीच में यह वंश चला था, जिसको शिशुनाग वंश कहा गया था। संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग इसके क्या थे? संस्थापक थे। राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी पाटलीग्राम। इसने अपने राजधानी को पाटलीग्राम बनाया था, जो वैशाली में। पाटलीग्राम से बदल करके कहाँ ले गए थे? वैशाली। कौन? शिशुनाग। पहले पाटलिपुत्रा इसकी राजधानी हुआ करते थे, लेकिन इसकी राजधानी को कहाँ ले गए थे? शिशुनाग, वैशाली में ले गए थे, ठीक है। तो वैशाली के तरह इसे क्या अब कहते हैं? इसका अधिकार क्षेत्र या अवंती अधिकार कहाँ? तो इसने अधिकार 2 शासक पर किया था, एक अवंती तथा वत्स्य राज पर। कितने पर किए थे? 2। एक अवंती तथा वत्स्य राज पर क्या किया था? इसने अधिकार कर लिया था। अब कहा गया शिशुनाग वंश। देखिए, ये शिशुनाग है और शिशुनाग का शासन काल का समय, तो इन्होंने अपने शासन में किस पर? तो बंगाल तथा मालवा के मैदान तक। कहाँ ले गया था? बंगाल तथा मालवा के मैदान तक ले गया था। कौन को? तो शिशुनाग वंश। इस वंश के अगला शासक कौन? कालाशोक कहा जाता है। अगला शासक किसको कहा जाता है? कालाशोक को। अब कहते हैं कालाशोक को। इसमें कहता है तो इसे गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी अगर इस वंश का अगला शासक कालाशोक, जिसे क्या किया गया? मगध के गद्दी पर बैठाया गया था। अब कालाशोक के बारे में हम क्या कहते हैं? तो कालाशोक क्या बनाए थे? कालाशोक का कार्य देखिए। कालाशोक के कार्य कहा कि इसने राजधानी को परिवर्तन नहीं किया। राजधानी को पुनः कहाँ लेके आया? पटना। पहले वैशाली लेके गया था, वह उसको फिर से उठा के कहाँ ले आया? पाटलिपुत्रा में ला करके स्थापित कर दिया। और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली को बनाया। दूसरी बार जो बौद्ध को संगीत दिया गया, तो उसे कहाँ बना दिया? वैशाली में बना दिया। इसके बाद कहता है यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था। ब्राह्मण समाज के राजा या प्रथम संस्थापक तो किसको कहा गया? कालाशोक को कहा गया। लेकिन इसकी चर्चा क्या है? पुराण के अनुसार क्षत्रिय था। क्या है? पुराण में इनकी चर्चा क्षत्रिय से है, लेकिन यह क्या था? पेशे से ब्राह्मण था, इसलिए प्रथम ब्रह्म संस्थापक कहा गया। इसको ब्रह्म के संस्थापक कहा गया। इस वंश का अंतिम शासक जो हुआ, नंदी वर्मन हुए थे। किसका? कालाशोक यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्मन हुआ था। नंदी वर्मन की हत्या महापद्मनंद ने किया था, ठीक है। महापद्मनंद ने किया था। यह एक शूद्र जाति के थे। शूद्र जाति के
महापद्मनंद थे। और यह शिशुनाग वंश या नंद वंश के क्या थे? संस्थापक कहिए। शिशुनाग वंश नंद वंश के संस्थापक। शिशुनाग वंश को हटाया गया और यहाँ पर कौन वंश लाया गया? नाग वंश यानी नंद वंश की स्थापना हुआ। चलिए तो अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पर? नंद वंश पर। देखिए ये नंद वंश है। नंद वंश की स्थापना 344 ईस्वी में हुआ और इसकी समाप्ति या कह लीजिए ये चला कहाँ तक था? 323 ईसा पूर्व तक। 344 से 323 ईसा तक चला था नंद वंश। जबकि वही क्या कहा गया? शिशुनाग वंश 412 से लेके 334 तक चला था। ठीक है। इसके बाद 323 ईसा पूर्व में नंद वंश के संस्थापक कहिए। नंद वंश के संस्थापक किसको कहिएगा? तब महापद्मनंद। महापद्मनंद जाति से शूद्र थे और शूद्र जाति में अच्छा योग्य हो जाना बहुत प्रलय वाली बात होती थी। और पहले जमाने में और जाति और चरम सीमा पर छुआछूत तो चरमो उत्कर्ष पर थी। इतना चरमो उत्कर्ष पर थी कि नीची जाति के लोग ऊंची जाति के लोग के सामने खड़ा होने का भी सामर्थ्य नहीं रखता था, जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा या कहिए दुराचारियों से यह परेशान था। ठीक है। जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा क्या किया था? क्षत्रियों का संहार किया था। ठीक है। संस्थापक महापद्मनंद है, जाति के शूद्र थे और इन्होंने सर्व क्षत्रक कहा जाता है। सर्व क्षत्रक का मतलब क्या होता है? जो क्षत्रियों को नाश कर दे उसे सर्व क्षत्रक कहा जाता है। जैसे इसको कहा गया क्षत्रियों के नाश करने वाले को क्षत्रिय नाशक कहा गया या सर्व क्षत्रक कहा गया। यह उपाधि धारण किया था। ठीक है। उपाधि धारण किया था मतलब इसे भार्गव भी कहा जाता है। भार्गव यानी परशुराम। परशुराम ने शपथ लिया था कि मैं तब तक इस धरती पर जिंदा रहूंगा और तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक इस धरती को, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन न कर दूं। और गुरु परशुराम ने फरसा उठाया और पूरे धरती से क्षत्रियों का क्या किया था? नाश कर दिया था। क्योंकि एक क्षत्रिय राजा की किया धारा सारे क्षत्रिय राजा को भोगना पड़ा था, क्योंकि उसकी माँ की हत्या एक क्षत्रिय राजा ने किया था। ठीक है। इसलिए वह संपूर्ण इस धरती से कहा क्षत्रिय जाति को ही क्या करेंगे? हम नाश कर देंगे। ठीक है। और वही उपाधि इसने धारण किया, यानी इसको क्या कहा गया? सर्व क्षत्रक कहा गया था। अब कहते हैं इस वंश की जाति, इस वंश की जाति जो था वह नाई था। कौन? नाई बोले तो हजाम जाति से, हजाम जाति से थे। ठीक है। नाई को पहले नापित कहा जाता था, तो ये नापित थे। कौन? तो यही इस नंद वंश के संस्थापक यानी नाई जाति से थे, इसे नापित कहा जाता है। ठीक है। यह बहुत योग्य थे और इसे क्या कहा जाता था? नाई जाति में एकदम क्रूर शासक, महापद्मनंद को क्रूर शासक कहा जाता है। ठीक है, क्रूरता में। इसके बाद आ जाइए, अब क्या है? राजनंद। तो इसमें दिया गया है राजा नंद। क्या कहा गया? राजा नंद के प्रधानमंत्री। ठीक है। इसका प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? अमात्य राक्षस। अमात्य राक्षस। महापद्मनंद राजा, वो राजा थे और राजा के जो प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री पहले विचारकर्ता को बोला जाता था, जितना से सलाह मशवरा लेते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री। तो इसका प्रधानमंत्री कौन था? अमात्य राक्षस। कौन था? अमात्य राक्षस। अब इसे कहेंगे अमात्य राक्षस के अमात्य राक्षस की असली नाम जो था ना, वह विष्णुगुप्त था। असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो विष्णुगुप्त के अंतर कहा गया और इसे प्रशासनिक प्रथम शासक के रूप में महापद्मनंद थे। ठीक। महापद्मनंद के अंतर्गत क्या रखा गया? केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन या विष्णुगुप्त प्रथम महापद्मनंद थे। यह केंद्रीय शासक के जनक इसको कहा गया। ठीक है, केंद्रीय शासक के जनक। अब कहते हैं, देखिए, महापद्मनंद इस वंश के दौलत और धन संग्राही था। यूं कह लीजिए कि लालची था, बहुत ज्यादा यह लालची थे। इनको धन और दौलत की लालच बहुत ज्यादा मिलता था। धन दौलत की लालच ज्यादा मिलने के कारण इसे क्या कहा जाता था? लालची कहा जाता था। और धन संग्राही भी इन्हें कहा जाता था।
अब कहते हैं, तो देखिए इसकी चर्चा किसमें है, तो सबसे पहले इनके समय में एक चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री महापद्मानंद, इस बंद के धन दौलत को संग्रह करने वाला चीनी यात्री जिसका नाम हेनसोंग था। क्या नाम था? हेनसोंग। यह हेनसोंग ने आया और क्या कहा, महापद्मानंद के विचारधाराओं से प्रभावित हुआ, ठीक है, और कहा कि यह कैसे चलता है, क्या है, और इसके क्रूरता और इसके बारे में लिखा बताया। लेकिन इस वंश में भी इससे भी क्रूर शासक हुए, ठीक है, क्रूर। यहाँ अराजकता की अब होने लगी। अराजकता मतलब एक तरह से लोग, जनता उबने लगे, ठीक। राजधानी किसको बनाया था महापद्मानंद ने? पाटलिपुत्रा को ही रहने दिया। द्वितीय शासक कौन आया? पांडुक आया। द्वितीय शासक पांडुक बना, लेकिन इनको क्या कहा गया? भार्गव। द्वितीय शासक पांडुक बना और इनको क्या कहा गया? भार्गव। किसको? महापद्मानंद को। यह अवतार किसका था? परशुराम का अवतार था, जिन्होंने केवल क्षत्रियों को नाश करना जानते थे, ठीक है। इस वंश के समय राजनीति एकदम शक्तिशाली हो चुका था। कहाँ का? मगध का। पूरे आर्यावर्त में, अखंड भारत में सबसे शक्ति राजनीति में वर्चस्व, शक्तिशाली ज्ञानी, प्रचंड विद्वान सब कहाँ हुआ करते थे? तो मगध में हुआ करते थे, ठीक है। क्योंकि अभी सबसे बड़ा विद्वान सब कहाँ है? अमेरिका में। और उस समय कहाँ हुआ करते थे? भारत में। और भारत में किसका? मगध साम्राज्य में, क्योंकि यह सबसे बड़ा था। और इसमें क्या था? इसमें राजनीति का तो दाव पेच बहुत ज्यादा चलता था, ठीक है। तो इसे राजधानी का केंद्र कहा जाता था। अब आ जाते हैं, तो इसका पहला शासक कह लीजिए। पहला शासक के रूप में क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलता था? देखिए, पहला शासक में आता था पहला शासक राजधानी के अंतर्गत रखे जाते थे, इसके कहा गया पहला शासक। इस वंश की राजनीति शक्ति क्या थी? चरमो उत्कर्ष पर थी, चरमो उत्कर्ष पर, जिसके कारण कहा गया यह विंध्याचल की पहाड़ी। पहला शासक गंगा के दक्षिण अतिक्रमण को हटाया और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक यह पताका लहराया था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण तक पताका लहराया था। यह कालीन की जीत और एक क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कौन बना? धनानंद। और आ गया अब धनानंद। और धनानंद इतना क्रूर और निर्दयता में यह बहुत ज्यादा ही अव्वल हो चुका था। निर्दयता इसकी चरमो उत्कर्ष पर थी। किसकी? धनानंद की, ठीक है। तो आज धनानंद के बारे में देखते हैं। यह सबसे क्रूर शासक माना जाता था। कौन? धनानंद सबसे क्रूर शासक। यह लालची और धन संग्राही था। धनानंद लालची और धन, इससे ज्यादा मतलब लालची तो कोई था ही नहीं। और इनको बहुत ज्यादा ऑर्केस्ट्रा पसंद था। हमेशा दारू पिएगा, मदरा रस पीता था, और हमेशा यह नाच देखता था। और इसे नाचने में बहुत ज्यादा आनंद आता था। यह नचनिया के साथ खुद नाचने लगता था। कौन? धनानंद। इसे नाच देखने में, नाच करवाने में बहुत ज्यादा आनंद आता था। किसको? धनानंद को, ठीक है। धनानंद, और वह एक तरह से कहा जाए ढिंढोरा पिटवाता था, डिगडिगिया बजवाता था कि पूरे राज्य में कि जो जिसको नाच अच्छे आता है वह राजमहल आए पधारे और नृत्य का प्रदर्शन करे। नृत्य का प्रदर्शन करे, महाराज उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। अब पहले तो गरीबी ज़्यादा था तो लोग कीमत के वजह से चल जाता था, लेकिन जाने के बाद वहाँ पता चलता था कि नृत्य में अगर कोई उसको हरा देता था, नृत्य करता तो था, 10 गो 20 गो 50 गो के झुंड में एक बार नृत्य शुरू हुआ, और नृत्य शुरू हुआ तो ओई में से 5 गो 7 गो छटाता था, और 5 गो 60 गो मतलब जो काफ़ी ज़्यादा देर तक नृत्य कर सके। उस सब के साथ धनानंद की क्या होती थी? नृत्य होती थी। लेकिन नृत्य में अगर धनानंद हारता था, जो स्त्री धनानंद को हरा देता था उनको मुँह मांगी रकम मिलता था, ठीक। लेकिन जिससे धनानंद, और जब धनानंद जिसको हरा देता था उसको सजाए मौत मिलती थी। तो इसलिए बहुत से लोग तैयार ही नहीं होते थे, क्योंकि यह पुरुष थे और पुरुष के सामर्थ्य बल ज़्यादा होता है।
नृत्य करने की क्षमता ज़्यादा देर तक होती है। तो इससे क्या होना पड़ता था, इससे ज़्यादातर लोग हार ही जाते थे। और इसके शासन काल में अराजकता की लड़ाई होने लगी, एक दूसरे को लालच और इस जनता पर क्रूरता अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे धनानंद। तय के बाद क्या होता, ऑर्केस्ट्रा से फुर्सत मिलता तो कभी कभार वह राजकाज में ध्यान देता था। वह घोड़े के जगह इंसान से रथ खिंचवाता था। एक रथ में 4 गो 5 गो इंसान को कहता था, चलो रे मेरा रथ को कोई घोड़ा नहीं खींचेगा बल्कि इंसान खींचेगा, ठीक है। बाकी सेना जितना है वो घोड़ा से चलो, लेकिन मैं जो चलूंगा जिस रथ से, उस रथ को घोड़ा नहीं खींचेगा। कौन खींचेगा? इंसान खींचेगा, ठीक है। और उस रथ को कौन खींचते थे? इंसान खींचते थे, ठीक है। तो इस तरह से वह क्रूरता था, ठीक है। धनानंद किसी के और नीचे जमीन पर तो पाँव रखता ही नहीं था। इसका बहुत विशाल काय सेना था, क्योंकि मगध साम्राज्य को बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। तब विस्तार करने वाला बिंबिसार हुआ, अजातशत्रु हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या कहे, ये उदयन हुआ, इस सब जैसे महापद्मानंद हुआ, शिशुनाग हुआ, इतने ज़्यादा बड़े बड़े योद्धा सब आए और इस सब मगध को बहुत ज़्यादा विकास किया। और इसको बनी बनाई संपत्ति किसको मिला? धनानंद को मिला। इसकी विशालतम सीमा को देख करके, सेना को देख करके सिकंदर तो हक्का बक्का रह गया। कहा कि सेना है कि समुंदर है, हमको तो कोई था नहीं लग रहा है। किसी को सेना या समुंदर पता चल रहा है, हमको तो सेना पता ही नहीं चल रहा है। पता चल रहा है कि ये तो समुद्र है, किधर से हम प्रवेश करें और किधर से अटैक करें। किधरों से अटैक करेंगे तो किधर से हमको पता नहीं है, क्योंकि इसको घेरना तो मुश्किल ही है। क्योंकि इतनी बड़ी साम्राज्य, इतनी बड़ी सेना को देख करके सिकंदर क्या हो गया? नतमस्तक हो गया था। लेकिन भयभीत थोड़ा सा हुआ था, ज़्यादा नहीं। भयभीत उसे किया था कौन? गेट पर आ गया था उसका एक रोकने वाला, सिकंदर को रोकने वाला पोरस, ठीक है। वह पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में सटे हुए क्षेत्र भारत के सरजमीन पर रोक दिया था कौन? पोरस। और वह 2 साल तक उससे युद्ध किया था। एक छोटे से साम्राज्य के राजा और उतना बड़ा विश्व विजेता सिकंदर को छोटे से साम्राज्य के राजा सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर युद्ध कैसे जीती जाए। और सोचने पर विवश कर दिया, जिसको बड़े बड़े राजाओं को सिकंदर ने यूं झुका दिया और कहा कि वह 16 साल में सिकंदर युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा तो था, लेकिन वह रहा नहीं। यूँ कह लीजिए 59 में उनका जन्म हुआ और 23 में मर गया। तो यूँ कह लीजिए 59 में जन्म हुआ और 23 में इनकी डेथ हो गई। तो कितने साल तक रहा? तो कहिए 6 और ये 3, 36 साल तक। कितने साल तक रहे? 36 साल तक वह मात्र जिंदा रहे थे। अब 36 साल में उन्होंने तलवार कब उठाया था? तो पहली लड़ाई जीता था क्या? तो 16 साल की उम्र में वह पहली लड़ाई जीता था और 20 साल तक वह युद्ध में भाग लिया। और इसके बाद 20वीं साल में उसकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर पर हम अलग से वीडियो पर पढ़ेंगे, तब तक हम इसको देख लेते हैं। कौन? धनानंद को देख लें। चलिए, धनानंद यह सबसे क्रूर शासक था। यह लालची और धनानंद धन संग्राही था। सिकंदर के आक्रमण के समय यह नंद वंश शासक चरमोत्कर्ष पर था और इसके शासक धनानंद थे, ठीक है। धनानंद, अब धनानंद वे ऐसा धनानंद जिसको चाणक्य जैसा व्यक्ति उसके दरबार में गया था तो उसको झोंटा पकड़ करके, टिकी होता है ना, वह बाल को पकड़ करके सिखा। पहले टिकी को बड़ा ब्राह्मण लोग जो होते थे वह सिखा को इतना मोटा में रखते थे और उसे गिड्ढा बांध कर रखते थे, बाल बड़ा रखते थे। तो उसको टिक्की पकड़ करके बाहर कर दिया था, ठीक है। किसको? चाणक्य को। यह गुरु जी थे, इसको अपमान करके बाहर भेजे थे। हालांकि कोई भी हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो गुरु को इन्होंने क्या किया था? सिक्का पकड़ के यानी चोटी पकड़ के बाहर फेंकवा दिया था, जिसके कारण कहता है कि तुमने मेरी शिखा खोली है। आज ये खुले शिखा की शपथ लेकर मैं कसम खाता हूँ कि पूरे मगध साम्राज्य से जब तक धनानंद को उखाड़ न फेंकूंगा, जब तक इस वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आज के बाद कभी शिखा
नहीं बांधूंगा। और उसका शिखा हमेशा क्या रहने लगा, तब से खुला कि खुला रहने लगा। ठीक है, तो ये चाणक्य हो गया। चाणक्य, अब आ जाते हैं चाणक्य के बारे में। इनकी गिनती, इनकी नीति के कारण सिकंदर को वापस लौटना पड़ा था। सिकंदर, चाणक्य ने अपने आप को होशियारी या बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, कहा धनानंद तो हमारा घर का दुश्मन है, लेकिन सिकंदर अभी विदेश से आया है, हमें पहले किसको भगाना होगा, सिकंदर को भगाना होगा। चाणक्य को हम देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी हमको किसको भगाना है, किसको, सिकंदर को। और इनकी